दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण यानी भाषा अभ्यास। गत 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, उनमें विकारी शब्द, उसके भीतर भी संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम तथा सर्वनाम के उपभेद और विशेषण तथा विशेषण के उपभेद, इनके बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रिया, यह विकारी शब्दों का अंतिम प्रकार पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, अच्छी तरह वीडियो को अंत तक देखिए। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के मूलतः कितने भेद हैं, इनके बारे में यदि संक्षेप में हमें जानकारी लेनी है तो पहले मैं आपके सम्मुख कुछ उदाहरण रखता हूं। देखेंगे जैसे कि पहला उदाहरण है, हम दान के लिए संचय करते थे। हम दान के लिए संचय करते थे। दूसरा, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। तीसरा, मैंने अपने टांगों की ओर देखा। और चौथा, गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती थी। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा इन चारों उदाहरणों के माध्यम से। पहले उदाहरण के भीतर संचय करते थे, करते यानी करना। दूसरा उदाहरण, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था, दिया यानी देना। मैंने अपनी टांगों की ओर देखा, देखा यानी देखना। और गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती है, होती यानी होना। इन वाक्यों में करते यानी करना, दिया यानी देना, देखा यानी देखना, होती यानी होना यानी करना, देना, देखना और होना, यह 4 क्रियाएं हमें नजर आती हैं। इनसे आपको पता चल जाएगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पहले देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होने या कराने का, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या कराने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या कराने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। या वाक्य को पूर्ण करने वाले तत्व को क्रिया कहते हैं। या वाक्य का अंतिम शब्द भी क्रिया माना जाता है। साधारणतः दोस्तों, क्रिया को मूल रूप में धातु कहते हैं। क्रिया को धातु भी कहा जाता है। यह क्रिया यानी धातु लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलता चला जाता है। जैसे कि एक एक उदाहरण लेंगे। पहला, लिंग के आधार पर, राजू पढ़ता है, इंदु पढ़ती है। राजू यह पुल्लिंगी शब्द है इसलिए पढ़ता है। इंदु यह स्त्रीलिंगी शब्द है इसलिए पढ़ती है, पढ़ता, पढ़ती। वचन के आधार पर देखेंगे दोस्तों, नलिन पढ़ता है, नलिन पढ़ता है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, नलिन और सलील पढ़ते हैं। यदि एक वचन यानी नलिन पढ़ता है, एक वचन रहा तो पढ़ता है। और नलिन और सलील अनेक वचन पढ़ते हैं। इस प्रकार शब्द बदलाव होते हैं। यही नहीं तो काल के आधार पर यदि देखते हैं, उदय पढ़ता है, यह वर्तमानकालीन वाक्य है। यही वाक्य यदि हम भूतकाल में देखेंगे तो उदय पढ़ता था। और यही वाक्य हम यदि भविष्य काल में देखेंगे, उदय पढ़ेगा। इस प्रकार लिंग, वचन और काल के आधार पर क्रियाएं यानी धातु रूप बदलते चले जाते हैं। दोस्तों, अगला हिस्सा आता है क्रिया के मूल भेद या मुख्य प्रकार। क्रिया के भेद कितने और कौन से हैं? तो दोस्तों, क्रिया के 2 भेद हैं। उसमें पहला भेद आता है अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद आता है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव उसके, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर ही सीमित रहता है। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कैसे माना जाए? उदाहरण देखते हैं। मानू दुखी स्वर में बोली, मानू दुखी स्वर में बोली, बोली यह मानू पर, कौन बोली? मानू बोली। दूसरा उदाहरण देखिए, सिरचन का मुंह लाल हो गया। किसका मुंह लाल हो गया? सिरचन का मुंह लाल हो गया। यानी क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे कि उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, बढ़ना, लड़ना, डरना, जागना, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अकर्मक क्रिया कैसे पहचानी जाती है? तो दोस्तों, अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए उदाहरण देखते हैं। रमजानी चुप खड़ी थी। रमजानी चुप खड़ी थी, इस वाक्य में खड़ी थी यह क्रिया है, लेकिन अब प्रश्न कौन खड़ी थी? रमजानी खड़ी थी, यानी क्रिया का जोर सीधा कर्ता पर पड़ता है। यही नहीं दोस्तों, दूसरा भेद इसके भीतर आता है, वो है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण समझ में आया कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। कि जिस क्रिया शब्द का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। खरीदना यह क्रिया है, लेकिन क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। मैंने कर्ता पर जोर नहीं है, कंप्यूटर पर जोर है। क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। यही नहीं, दूसरा उदाहरण देखेंगे। काकी उठो मुझे मैं पुड़िया लाई हूं। काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूं। लाना यह क्रिया है। क्या लाई हूं? पुड़िया लाई हूं। मैं या काकी, इस पर जोर है क्या? नहीं, पुड़िया लाई हूं, यानी पुड़िया इस कर्म पर जोर दिया गया है। आगे तीसरा उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया का, वह है यहां हमें एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। यहां हमें एक मजेदार दृश्य देखने को मिला, यानी मिलना यह क्रिया है, लेकिन क्या मिला? तो मजेदार दृश्य इस शब्द पर जोर दिया गया है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों, सकर्मक क्रिया की पहचान यदि करनी है तो सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ, कर्म के साथ जो क्रिया, तो कर्म पर जोर दिया जाता है। जैसे कि किसको आदि प्रश्न करने पर उस पर मिलता है। तो क्रिया का सकर्मक कैसे होती है? उदाहरण देखेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। मैंने पहले ही बता दिया, कंप्यूटर खरीदा। खरीदना यह क्या है? तो क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। यही नहीं, तो इस वाक्य में खरीदा क्रिया है, लेकिन क्या खरीदा? प्रश्न करने पर पता चलता है कि कंप्यूटर खरीदा। यही नहीं, हम आगे देख सकते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे कि गाय को अब तक चारा नहीं देना। क्या नहीं दिया? चारा। गाय पर जोर है क्या? नहीं, चारा पर जोर है, इसलिए चारा नहीं दिया। यह है कर्म पर जोर डाला जाता है। या डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की। डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की। फिर जांच की यानी करना क्रिया है। किसकी जांच की? डॉक्टर पर जोर है, मेरी पर जोर है? नहीं, टांग पर जोर है, इसलिए कर्म पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, क्रिया के और अन्य भी हिस्से हैं, जैसे कि संयुक्त क्रिया, सहाय्य क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इसके आधार पर हम संक्षेप में आपको संयुक्त क्रिया के बारे में भी इसके भीतर बताते हैं। तो क्रिया का जो अन्य भेद माना जाता है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया, तो दोस्तों वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। वाक्य में एक से अधिक क्रिया साथ साथ आने से संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी जुड़कर साथ साथ आती है, तब संयुक्त क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखेंगे संयुक्त क्रिया का। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। तो आंगन में पड़ी, सोना, रही रहना, मतलब दो क्रियाएं साथ से, सोना और रहना। सो रही थी, यहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाएंगी। यही नहीं, दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं। अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं। हजारों गुलाम होते हैं, यह संयुक्त क्रिया है। या और एक उदाहरण ले सकते हैं। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। याद आया
बाबूजी आ गए होंगे। आ आना, गए जाना, होंगे होना, इसीलिए साथ साथ। तो दोस्तों इन वाक्यों में देखा जाए तो रूपा आंगन में सो रही थी, या हजारों गुलाम होते हैं, या बाबूजी आ गए होंगे। इन क्रियाओं शब्दों में यदि सभी क्रियाएं देखेंगे तो एक से अधिक क्रियाएं हमें पता चलती है। इस प्रकार संयुक्त क्रिया यानी दो क्रियाएं जब साथ साथ जुड़कर एक ही वाक्य में प्रयुक्त होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो सहायक क्रिया और प्रेरणार्थ क्रिया है उसके स्वतंत्र रूप में आपको वीडियो दिए जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।